Good morning, students. Today we'll study higher order chromatin structure. आज हम higher order chromatin structure के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पढ़ा है क्रोमेटिन का, न्यूक्लियोसोम्स का. अब हम इसका हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, न्यूक्लियोसोम्स मिलकर कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं, ये हम पढ़ेंगे. अभी तक हमने एक एक न्यूक्लियोसोम को सेपरेट पढ़ा है, सेपरेट स्ट्रक्चर पढ़ी है हमने एक न्यूक्लियोसोम की. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कैसे होता है, हाउ न्यूक्लियोसोम डेवलप्स इन क्रोमेटिन fiber, which we can say higher order chromatin structure. So higher order chromatin structure, as you can see in this one, when various nucleosomes join together, they form a chromatin foldings around, we can say it secondary chromatin structure, as you can see in this diagram, right? We can say that chromatin's higher order of chromatin structure can be developed in 3 stages. First is primary structure, like around 10 nanometer fibers uh, joined together and make that primary chromatin structure, which is on the top, as you can see that in this diagram. And next level is 30 nanometer fibers joined together, chromatin folding, and this is the secondary level of this structure. You can see in this diagram on the left side in the down. Then higher order chromatin structure or tertiary chromatin structure, it is you can see in the right side of this diagram that lot of nucleosomes bind together and make the higher order chromatin fiber, right? So in this lecture we will study about more about this higher order chromatin fiber, tertiary structure and secondary structure. सो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हायर ऑर्डर ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की संरचना किस प्रकार होती है. सबसे ऊपर आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल की स्ट्रक्चर कैसी होती है क्रोमेटिन फाइबर की. 10 नैनोमीटर फाइबर मिलकर इस संरचना का निर्माण करते हैं. और आप नीचे अपने उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर क्रोमेटिन फोल्डिंग्स देख सकते हैं, जो सेकेंडरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है. और आप इसके राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं हायर ऑर्डर क्रोमेटिन फाइबर, जिसे हम टर्शरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कई सारी क्रोमेटिन फोल्डिंग मिलकर हायर ऑर्डर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर रही हैं. सो अब इन संरचनाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे टर्शरी सेकेंडरी क्रोमेटिन संरचना का निर्माण होता है, फिर कैसे ये टर्शरी क्रोमेटिन संरचना का निर्माण करती है. So students, now you can see in this slide that first we'll discuss the binding of histone H1 in nucleosomes, क्योंकि we already discussed about the single nucleosome structure. Now we discuss how histone H1 bind with nucleosome. Earlier we discussed about core histones, binding of core histones with DNA and the formation of nucleosome. And after the formation of nucleosome, H1 histone bind to the linker DNA between nucleosomes. This we study in this class. If we talk about histone H1, it binds to 2 DNA helicases, right? And upon the interacting with the nucleosome, the histone H1 bind to the linker DNA at the one end of nucleosome, and the central DNA helix of nucleosome bound the DNA, right? And histone H1 induce tighter DNA wrapping around the nucleosome. बेसिकली स्टूडेंट, हम अभी लास्ट क्लास तक हमने न्यूक्लियोसोम्स का निर्माण पढ़ा था. कोर हिस्टोन्स बनते हैं, कोर हिस्टोन्स ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनती है, उसके चारों तरफ डीएनए की रैपिंग होती है, और उसको हमने बोला था न्यूक्लियोसोम संरचना. अब हम आज पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के साथ H1 हिस्टोन की बाइंडिंग कैसे होती है, H1 कैसे आके जुड़ता है. ये जो हिस्टोन H1 है, ये कोर हिस्टोन का पार्ट नहीं है, ये हमने पहले पढ़ लिया है. ये अलग से आके
जुड़ता है न्यूक्लियोसोम्स के साथ। ये जो H1 हिस्टोन है इसकी बाइंडिंग न्यूक्लियोसोम्स के साथ लिंकर डीएनए के बीच में होती है, राइट। लिंकर डीएनए के साथ इसकी बाइंडिंग होती है और ये हिस्टोन्स के न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जुड़ता है। ये जो H1 हिस्टोन है ये मुख्य रूप से हमेशा ही ये 2 डीएनए हेलिकेसेस के साथ जुड़ता है। सबसे पहले इसका जो इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियोसोम्स में H1 हिस्टोन का लिंकर डीएनए के एक एंड पे होता है। न्यूक्लियोसोम के साथ जो लिंकर डीएनए जुड़ा है उसके एक एंड पे इसका इंट्रैक्शन होता है और फिर सेंट्रल डीएनए हेलिक्स के साथ इसका ये जुड़ता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर में इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हम ये कैसे लिंकर डीएनए और सेंट्रल डीएनए हेलिक्स के साथ जुड़ता है। तो ये जो H1 हिस्टोन है ये जो डीएनए की रैपिंग है न्यूक्लियोसोम्स के चारों तरफ जो डीएनए की रैपिंग होती है उसको और टाइट कर देता है, ये उसको और पैक कर देता है ये मुख्य रूप से। So now you can see in this diagram easily what I discussed in on last slide, how it binds. It binds with DNA helix, axis of DNA helix and a linker DNA. So the histone H1 bind to the linker DNA between nucleosome. Once nucleosome are formed, the next step is packaging of DNA is the binding of histone H1. Like the core histone, the H1 is a small positively charged protein. We discussed this point earlier. The H1 interacts with the linker DNA between nucleosome, further tightening the association of the DNA with nucleosome. So, this can be detected by increased protection of nucleosomal DNA from micrococal nucleus digestion. Thus, in contrast to the 147 base pair protected by core histones, addition of histone H1 to the nucleosome protect an additional 20 base pair of DNA from micrococal nucleus digestion. So basically आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे H1 DNA आके बाइंड होता है। H1 DNA कैसे लिंकर डीएनए के एंड पॉइंट पे और सेंट्रल डीएनए हेलिक्स पे जुड़ता है। ये लगभग मिडिल ऑफ द 147 बेस पेयर पे बाइंड करता है। जो कोर हिस्टोन ऑक्टामर है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है 147 बेस पेयर उस पे आके ये बाइंड करता है, राइट। तो जैसे ही न्यूक्लियोसोम बनते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है इस डीएनए की पैकेजिंग और बाइंडिंग। ये बाइंडिंग होती है वो हिस्टोन H1 के जुड़ने के बाद कंप्लीट होती है। हिस्टोन H1 एक छोटा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिस्टोन H1 का जब इंट्रैक्शन लिंकर डीएनए और न्यूक्लियोसोम्स के बीच में होता है तो ये जो एसोसिएशन है ये और ज़्यादा टाइट हो जाता है, ये एसोसिएशन और ज़्यादा पैक्ड और कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये हम मुख्य रूप से इसका जो डिटेक्शन है उसको हमने माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन जब हमने पढ़ा था, कैसे माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन होता है और वो कैसे डीएनए को ब्रेक करता है लिंकर डीएनए को। तो ये सब जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम न्यूक्लियस इसको हम इसका प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो 147 बेस पेयर है वो कोर हिस्टोन से प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उस पे एडिशनल जो हिस्टोन H1 आके जुड़ता है उससे ये न्यूक्लियोसोम असेंबली और प्रोटेक्ट हो जाती है और जो 20 बेस पेयर हैं डीएनए के वो और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाते हैं और माइक्रोकोकल न्यूक्लियस उसका डाइजेशन नहीं कर पाता है। सो दिस हिस्टोन H1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर the protection of this assembly. So histone H1 has a usual property of binding two distinct regions of the DNA duplex. Typically these two regions are the part of same DNA molecule associated with the nucleosome. As you can see in this diagram, these both are the part of same DNA molecule. The sites of H1 binding are located asymmetrically relative to the nucleosome. Once one of the two regions bound by H1 is a linker DNA at one end of the nucleosome.
the second site of DNA binding is in the middle of associated 147 base pair. So बेसिकली जो H1 हिस्टोन है, इसकी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है कि ये जब डीएनए डुप्लेक्स के एक ही डीएनए डुप्लेक्स के दो विभिन्न रीजन्स पे आके बाइंड करता है। ये जो दोनों डुप्लेक्स के जो दो रीजन है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, वो सेम डीएनए के रीजन है। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल सेम है जो न्यूक्लियोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है, उसी के दो रीजन्स पे आके ये बाइंड करता है। मुख्य रूप से जो साइट होती है जहाँ पे H1 हिस्टोन की बाइंडिंग होती है वो एसिमेट्रिक होती है, उसकी कोई ज्यामिति नहीं होती है। न्यूक्लियोसोम्स में जो साइट होती है जहाँ पे बाइंड करता है, एक रीजन, इसमें से जो दो रीजन हम बता रहे हैं जिस पे ये बाइंड करता है, उसमें से जो H1 एक रीजन है जिस पर H1 बाइंड करता है वो लिंकर डीएनए का अंत भाग होता है न्यूक्लियोसोम में, और जो दूसरा रीजन है वो मिडिल भाग होता है डीएनए का जो रैप है ऑक्टामर्स पे, और ये लगभग 147 बेस पेयर के साथ एसोसिएट करता है। 147 बेस पेयर जहाँ होते हैं मिडिल पार्ट पे, वहां पे ये एसोसिएट करता है। सो ये जो प्रॉपर्टी है, इससे हमें ये पता चलता है कि H1 हिस्टोन, इससे हमें पता चलता है कि जो H1 हिस्टोन है वो जो डीएनए टाइटली रैप कर रहा है हिस्टोन एक्टामर के चारों तरफ, उसको उसकी लेंथ को और इंक्रीज करता है, उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाता है, अर्थात ये उसको इतना टाइटली बाउंड करता है कि उसकी लेंथ, आप देख रहे हैं ना दोनों का, ये जो एंड पार्ट है लिंकर डीएनए का और जो डीएनए हेलिक्स रैप कर रहा है उसका जो पार्ट है, उसको ये बहुत क्लोज ले आता है, और इससे जो न्यूक्लियोसोम की बाइंडिंग है वो टाइटर हो जाती है, रैपिंग जो होता है वो बहुत टाइट हो जाती है। So H1 binding produce a more defined angle of DNA entry and exit from the nucleosome. This effect, which can be visualized in the electron microscope, results in the nucleosomal DNA taking on a distinctly zigzag appearance. The angle of entry and exit vary substantially depending on the condition. सो बेसिकली ये जो H1 की बाइंडिंग है, ये एक डिफाइन एंगल प्रोवाइड करती है डीएनए को उसकी एंट्री और एग्जिट के लिए न्यूक्लियोसोम्स पर, न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ बाइंडिंग के लिए डिफाइन एंगल प्रोवाइड करती है। और ये जो डिफाइन एंगल है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए किस तरह बाइंड है, किस तरह अपीयरेंस बन रही है जिगजैग, किस तरह एंगल है एंट्री और एग्जिट का, ये कंडीशंस पे निर्भर करता है मुख्य रूप से। अगर हम मानते हैं, अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न है जिसमें न्यूक्लियोसोम का जो बाइंडिंग हो रही है, तो हम देखते हैं कि जो लिंकर डीएनए से हिस्टोन ने जो बाइंड किया है, वो ही इसको एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ बाइंड करने के लिए एक टाइट बाइंडिंग के लिए पैटर्न प्रोवाइड करता है। वो हम आगे देखेंगे डायग्राम में। आप अभी मैं आपको बस इतना बताती हूँ कि ये जो लिंकर ये जो H1 हिस्टोन है, ये एक पैटर्न प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रोवाइड करता है जैसे कि न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़ सके। जिसकी बात हम कर रहे थे पैटर्न प्रोवाइड करने की, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कैसे हिस्टोन H1 डीएनए की रैपिंग को टाइट कर रहा है अराउंड न्यूक्लियोसोम। आप इसमें देख सकते हो कंपैरिजन कि पहले जो स्ट्रक्चर है उसमें H1 की रैपिंग H1 आके नहीं जुड़ा है ऊपर की संरचना में, तो आप देख रहे हो न्यूक्लियोसोम दूर 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 है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि नीचे वाली संरचना में प्रेजेंट न्यूक्लियो ये हिस्टोन H1 प्रेजेंट है, ठीक है। एक हिस्टोन H1 एसोसिएट होता है एक न्यूक्लियोसोम से, इस तरह प्रत्येक न्यूक्लियोसोम पे इसका जब एसोसिएशन होता है तो ये क्या करता है कि डीएनए लिंकर डीएनए को डीएनए हेलिक्स को जो मिडिल पार्ट पे लोकेटेड है न्यूक्लियोसोम की, उसकी बाउंड को टाइटली उसको कॉम्पैक्ट कर देता है। और आप देख सकते हो संरचना फिर बाद में कैसी हो जाती है, न्यूक्लियोसोम कैसे टाइटली पैक हो जाते हैं एक दूसरे से। So students, you can easily see in this diagram that how a histone H1 helps to
bind or wrap tightly the DNA around the histone octamer. So histone H1 induces the tighter DNA wrapping around the nucleosome. In this diagram, the two structure and two figures are shown. The first one, this is a comparative analysis in the presence of H1 and in the absence of H1. You can compare it easily. The comparison of wrapping of DNA around the nucleosome, basically in the presence or absence of histone H1. In the first structure, you can see the in the absence of H1 how nucleosomes are far away from each other, and after the binding of H1, after the entry of H1, how they become closer and how tightly this binding uh, these nucleosomes are associated, because each H1 histone is associated with a single nucleosome. So the histone H1 bind to both linker DNA and the DNA helix located in the middle of the nucleosome bound DNA, and this H1 associate tighter binding of nucleosomes. You can see easily. So now we'll discuss about complex structure of nucleosome. So student, you can see in this diagram the complex structure of nucleosome. As we started with one diagram of higher degree of association in chromatin fiber, right? I've shown you that 10 nanometer fiber and then 30 nanometer fiber as a secondary chromatin fiber. So when this 30 nanometer fiber chromosomal DNA forms with the association of histone octamer and H1 histone, it is a highly compact structure, and once it forms, uh, this binding of H1 stabilizes the higher order of chromatin structure when it forms, and also this structure, which can be observed in vivo and represents this structure basically represent the next level of DNA compaction, we can say. And when this structure forms, it is very difficult for DNA dependent enzyme to reach the DNA, or to so DNA is the less accessible to many DNA dependent enzymes such as RNA polymerase after this level of compaction. And after the incorporation of DNA into this fiber. सो स्टूडेंट इसमें हम समझ सकते हैं कि कैसे न्यूक्लियोसोम की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जब एक बार डीएनए की जो संरचना है वो न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर, जो हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके चारों तरफ रैपिंग कर लेती है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाता है, और जैसे ही H1 हिस्टोन उसके साथ जुड़ता है तो एक स्थिर और स्टेबल संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम हाई ऑर्डर क्रोमेटिन संरचना बोलते हैं। एक बार जैसे ये संरचना बनती है और हिस्टोन H1 इसके साथ जुड़ता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी जब हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, तो करीब 10 नैनोमीटर का क्रोमेटिन फाइबर बनता है, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद करीब 30 नैनोमीटर का क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है, न्यूक्लियोसोमल डीएनए क्रोमेटिन फाइबर बनता है ये, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जैसे ही इस संरचना का निर्माण होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, और इस संरचना के बाद जो डीएनए की पैकेजिंग है, डीएनए का कॉम्पैक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और इसके बाद होता क्या है, मुख्य रूप से जो जैसे ही ये डीएनए का इनकॉर्पोरेशन या डीएनए इस फाइबर में कन्वर्ट होता है, क्रोमेटिन फाइबर में, तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम्स है, उनके लिए ये अप्रोचेबल नहीं जाता है, वो आसानी से डीएनए को अप्रोच नहीं कर सकते, उसे एसेस नहीं कर सकते जैसे कि पहले होता था। सो ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए डिपेंडेंट है, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे आरएनए पॉलीमरेजेस। इस टाइप के डीएनए
डिपेंडेंट एंजाइम्स के लिए जो स्ट्रक्चर है वो एसेसिबल नहीं रहती है। सो इसको हम आगे फर्दर 2 मॉडल्स में हम इसका देख सकते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। ये आपको 2 मॉडल दिखाई दे रहे हैं, वन इज सोलेनॉइड मॉडल एंड अनदर इज zigzag मॉडल, जो आप इसमें देख सकते हैं द 2 मॉडल ऑफ 30 nanometer chromatin fiber. So students, you can see that the development of 30 nanometer chromatin fiber, it can be happens in 2 way, or we can say in 2 model we can study it. First is solenoid model and second is zigzag model. So this both model we will study in our next class in detail. So student, इन दोनों ही models को हम अपनी next class में detail में पढ़ेंगे.